अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान नाजी अली और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम शाम फैज़। आज मैं मुलाकात करवाऊंगी आपसे एक ऐसी शख्सियत की जो समाजी कारकुन है, हमारे मुल्क के लिए बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। और अगर मैं बात करती हूं हमारे प्रोग्राम की शाम फैज़ की, उसमें मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपकी पसंदीदा शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाई जाए और उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद इमादुद्दीन निज़ामी साहब, चेयरमैन फाउंडर चेयरमैन है ये हमें शाहीन फाउंडेशन से। हम इनसे बहुत तफसीली बात करेंगे इनकी लाइफ के बारे में भी, लेकिन ख़ास तौर पर अभी जो सेकंड वेव आ गई है कोविड की, उस पर भी हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? अच्छा इमाद साहब, प्रोग्राम का जिस तरह आगाज़ में ही मैंने कहा कि माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं ख़ास तौर पर इसके लिए हमारी आवाम की तरफ से भी, अपने चैनल की टीम की तरफ से, अपनी तरफ से आपको खराज तहसीन पेश करूँगी। अच्छा, प्रोग्राम में मैं हमेशा बात करती हूँ, आगाज़ करती हूँ, कुछ बचपन की यादें भी होती हैं, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं तो उसमें कुछ बताएं कि ये जो आपके अंदर जज्बा था ये बचपन से मौजूद था या कुछ बड़े होकर हुआ कि नहीं इंसानियत की खिदमत भी करनी है? नहीं, मुझे बचपन से ही था। अच्छा। शौक था बहुत ज़्यादा कि मैं कुछ करूं। ठीक है। और पहले तो शौक था कि कोई नाम बनाऊं, कि मुझे मेरा नाम हो और मैं कहीं बाहर निकलूं तो लोग मुझे पहचाने कि इमाद जा रहा है। तो ये चीज़ें लेकिन बचपन की शरारतों में इसका कोई हिस्सा था? बचपन में मैं शरारती नहीं था। अच्छा। अपनी वालदा का क्या कहते हैं बहुत चहीता था और उनके साथ जो है घर के कामों में बहुत हिस्सा लेता था, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद जो है जब स्कूल लाइफ से कॉलेज में आए तो फिर आगे का सिलसिला, लेकिन वो तो मैं पूछूंगी आपसे। जब उस वक्त भी आए तो उस वक्त कुछ था इंटरेस्ट, जिस तरह से लड़कों का होता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हिस्सा लेते हैं, या आपका तो क्योंकि सिलसिला पॉलिटिक्स का भी है, अगर मैं उसकी बात करूं तो क्या वो स्कूल के बाद कॉलेज लाइफ से आगाज हुआ उसका? स्कूल लाइफ के बाद कॉलेज के बाद आगाज हुआ। अच्छा, कॉलेज के भी बाद हुआ है? हाँ, कॉलेज के बाद हुआ है, मुझे यूनिवर्सिटी में जाके हुआ। अच्छा। हाँ, उससे पहले नहीं था मुझे। मैं अपना, हाँ ये था जरूर कि अपने मोहल्ले में बहुत एक्टिव था। छोटे मोटे प्रोग्राम्स कराना और क्रिकेट मैच करवाना, उसके अलावा कोई म्यूजिकल फंक्शन हो गया या मेला टाइप हो गया, इन चीज़ों में बड़ा एक्टिव था मोहल्ले में, और मोहल्ले के कामों में बहुत एक्टिव था। बहुत सपोर्टिंग हैंड था यहाँ के साथ लोग, यानी नेबर्स और पूरे महल्ले के लिए तो आप सोशल वर्कर वैसे ही थे उस वक्त? वैसे ही था मैं जी। तो उसके बाद कॉलेज में जाने के बाद भी मेरा इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था कोई पॉलिटिक्स के अंदर। मुझे बहुत बोला गया कि पॉलिटिक्स में आओ, पर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन फिर वो सिलसिला हुआ कैसे कि खुद अचानक से ख्याल आया कि नहीं अभी इसके साथ चलना चाहिए? किसी ने पुश किया पीछे से? फ्रेंड नहीं, जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो मेरे कज़न वगैरह वहाँ पे एक स्टूडेंट विंग में थे, वो APMSO में। अच्छा। और उन्होंने बड़ा प्रेशराइज किया मुझे। अच्छा। कि आप जो ना कि सारे कजन्स हैं तो चलो तुमने भी साथ में होना है। फिर मैं वहाँ पे ज्वाइनिंग दे दी और उसके बाद कुछ हालात ऐसे हो गए वहाँ पे कि नाम भी हो गया वहाँ पे, कुछ काम ऐसे कर दिए हमने जी, तो नाम भी हो गया। और मेरे फादर को बिल्कुल पसंद नहीं था ये सियासी तौर पे आपका एक्टिव होना। बिल्कुल, वो बहुत इसके खिलाफ थे और वो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूँ। अच्छा। ठीक है। तो उन्होंने मुझे शाही समी चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म है वहाँ पे उन्होंने भेजना शुरू कर दिया कि वहाँ जाके पढ़ो, ये सब छोड़ो, ये सारी चीज़ें। और उसी दौरान मेरे फादर फिर बाहर चले गए, मुल्क से बाहर चले गए। अच्छा। और फिर मुझे मौका मिल गया दोबारा से पॉलिटिक्स करने का, क्योंकि पॉलिटिक्स तो ऐसा नशा है कि आपको एक बार जब हो जाए उस प्रोटोकॉल का तो हो जाता है आपको। फिर मेरे वालिद साहब ने मुझे बाहर बुला लिया अपने पास। उन्होंने कहा कि आप यहाँ छोड़ो, और फिर मैं वहाँ चला गया। वहाँ उन्होंने मेरा किंग फहद यूनिवर्सिटी में दाखिला करवा दिया पढ़ने के लिए, और वहाँ भी फिर मैंने सियासत शुरू कर दी। वहाँ पे मुहिबान पाकिस्तान थी, वो ज्वाइन कर लिया मैंने। अच्छा। और वहाँ भी काम करना शुरू कर दिया। लेकिन ये सारे जब आप एक्सपीरियंसेस आपके हो रहे थे और उसके साथ शौक भी था, तो उस शौक के अंदर फैमिली की तरफ से, जिस तरह आपने फादर का कहा, तो मदर के आपने कहा कि लाडले भी थे, काम भी कर रहे होते थे, तो वो इन चीज़ों में पर्दा भी डालती थी? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पर्दा भी डालती थी। अच्छा। और मेरे वालिद साहब को सबसे ज़्यादा शिकायत उनसे इसी बात की है कि अगर आपने पर्दा नहीं डाला होता तो जिस तरह मेरा छोटा भाई इस वक्त सऊदी में बहुत की पोस्ट पर है, तो वो कहते थे कि ये भी कहीं बैठा होता है यहाँ पे,
तो ये समाजी काम नहीं कर रहा होता। अच्छा, मैं लेकिन सिलसिला आगे बढ़ाती हूँ। इसी के अंदर अगर हम बात करते हैं, परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ आपने खासा काम किया, और मैं अगर पार्टी की भी बात करूँ APML की, तो उसके बारे में बताएं ना, वाइस प्रेसिडेंट रहना साथ में, और किस तरह से मैंने क्या कहते हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब को ज्वाइन किया यहाँ पे, इनकी जो कैबिनेट थी उनके साथ मीटिंग करके, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज्वाइनिंग की तो मेरी उनसे फ़ोन पे बात कराई गई। हाँ। और जब बात कराई गई तो उसके बाद उन्होंने मुझे टास्क दिया कि आप कराची में जलसे करो। अच्छा। तो हमने मलीक जलसा किया जी। औरंगी टाउन किया। हाँ। और 2 जलसों के बाद उन्होंने मुझे बोला कि मुझे लियाकताबाद पे जलसा चाहिए। अच्छा। आप लियाकताबाद पे जलसा करें, और हमने 11 जनवरी को उनको डेट दी कि लियाकताबाद पे हम जलसा करेंगे, और वो हमने जलसा किया। अच्छा, इस जलसे की तफसील के बारे में भी जानेंगे, लेकिन मैं अभी ब्रेक की तरफ बढ़ूंगी। नाज़रीन देखते रहिए शाम फैज़, अभी वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं शाम फैज़, और हमारे साथ जो मेहमान आज मौजूद हैं, हम थोड़ी सियासत पे ही बात कर रहे हैं। इमादुद्दीन साहब मौजूद हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले ज़रा लियाकताबाद जलसे के आगाज़ की बात हो रही थी, तो क्यों ना इनसे वो भी मालूम किया जाए। लियाकताबाद के जलसा का टास्क दिया मुशर्रफ साहब ने हमें, हमारी पूरी टीम को, कि आपने करना है, और हमने उस पर काम भी शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमारे जहन में था उससे ज़्यादा की अचीवमेंट हमने हासिल भी की। मगर इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स जो चांस था APML के पास उन दिनों में कराची में अपनी जगह बनाने की, तो वो इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से वो चीज़ नहीं हम अचीवमेंट कर सके हम लोग। उस जलसे के बाद उन्होंने मुझे दुबई बुलाया मिलने के लिए, और मेरी बहुत लंबी उनसे मुलाकात हुई पहली दफ़ा, और मैंने इतना जेंटलमैन आदमी नहीं देखा अपनी लाइफ में। और मैं 6 घंटा उनके साथ रहा, और जो कुछ सिखाया उन्होंने मुझे वहाँ पे डाल के, मेरी पूरी इंफॉर्मेशन उनके पास थी, सारी की सारी डिटेल्ड, और उनका प्रोटोकॉल देख के भी मुझे अंदाज़ा हो गया कि मतलब मुशर्रफ साहब को लोग यहाँ पे बहुत कुछ बोल जाते हैं, मगर वो पाकिस्तान के लिए जो कुछ किया है ना, ये आने वाला वक्त बताएगा आपको। देखें, आपकी उसी बात में मैं एक और आपसे सवाल की जानिब बढ़ूंगी आगे। हम अपनी पाक फ़ौज को सलाम पेश करते हैं, ख़ास तौर पे अगर हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करते हैं तो हम हैं शाहीन फाउंडेशन, जबकि लोगों को भी मालूम है, आप भी इसे डिफ़ाइन करेंगे मैं चाहूँगी ख़ास तौर पर, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट कुछ बताएं, क्योंकि हमारी फोर्सेस की अगर हम बात करें उसमें एयरफोर्स भी है, नेवी भी है, लेकिन शाहीन सुनते ही हमें हमारे खास तौर पे फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं हम, तो उसके बारे में बताइए कॉन्सेप्ट क्या था इसके पीछे। कॉन्सेप्ट बनाने का था कि नाम तो बहुत सारे हमारे जहन में थे कि हम इस नाम से करेंगे। कुछ लोगों ने मुझे थोड़ा सा बाहर के नाम भी निकाल के दिए कि वो अट्रैक्ट करता है, थोड़ा सा बाहर के नामों से करेंगे वो, मगर मेरे जहन में था कि हम अपने क्रिकेटर्स को भी शाहीन कहते हैं जी, ठीक है, हाँ। अपने हॉकी प्लेयर्स को भी शाहीन कहते हैं। तो हम जो पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ जो है 65% नौजवान हैं, यंगस्टर्स हैं, यूथ है हमारे पास ना। तो हम तो पाकिस्तान के शाहीन हैं ना, हम सारे के सारे। तो फिर हमने सोचा कि हम पाकिस्तान के शाहीन हैं, हमने 3-4 नाम निकाले, तो उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम हैं शाहीन, हम पाकिस्तान के शाहीन हैं, और हम अपने पाकिस्तान के लिए कुछ करके दिखाएंगे, और हम कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। तो इस पर हमने ये नाम रखा। और शुरू में तो लोगों को बड़ा मुश्किल होता है नाम लेने पे, क्या नाम रख लिया, हम हैं शाहीन फाउंडेशन जी। मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के नाम पर है, जवान के ऊपर ये नाम है, लोगों के बड़ा इजीली ले लेते हैं नाम आसानी से, और पहचानते भी हैं। अब मेरा नाम नहीं जानते, मगर कहीं मुझे देखते हैं तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उनसे मुलाकात रहती है, वो तो दूर से आवाज़ देके बुलाते हैं कि वो आ गया हमेशा। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मैं इस बात पर यही कहूँगी, जहाँ हमारे यहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, उसमें बात ये भी है ना कि आप कौन सी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। एक चीज़ होती है जिस तरह एजुकेशन का सिलसिला है कि हमारे यहाँ कहते हैं बेरोज़गारी बढ़ गई है, लेकिन सब्जेक्ट वही चूज़ किया जाता है। उसी तरीके से सोशल वर्क भी है, आपने वो इश्यूज़ हैं जो काम करना चाहिए था उस पर किया। इमाद साहब, मैं जानना चाहूँगी, जिस तरह से अभी सेकेंड वेव आ चुकी है कोविड की, तो इससे पहले फर्स्ट वेव आई, उसमें भी आपने खासा काम किया, थोड़ा उसके बारे में हमारे नाजरीन को बताइए, और कितना इसे सीरियस लेना चाहिए इस वक्त, और अभी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं सेकेंड वेव में। अभी जो वेव चल रही है कोविड की, इस पे तो लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करना चाहिए, ठीक है। और अभी डिफरेंट हॉस्पिटल का विजिट किया मैंने, अभी जो मेजोरिटी जो कोविड पेशेंट आ रहे हैं वो 25 से लेके 50 के दरमियान में, ठीक है। लास्ट आपका जो वेव था वो अबव 45, इससे ऊपर के लोग थे।
मगर अब जो है ना वो यंगस्टर्स भी हैं इसके अंदर, जी, जो ठीक है, affected हो majority रहे हैं। youngsters की जी। है, ठीक है। हमारे यहाँ लोग ना एहतियात नहीं करते, मजाक बना लिया है इसको। हमें अब ना खुद एहतियात करनी है, लोगों को समझना चाहिए कि छोटी सी चीज़ें आप क्या कहते हैं थोड़ा सा फासले पर रख के बात करें, मास्क पहन लें, दिन में थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है वो हाथ धो लें, ज़रूरी नहीं कि सैनिटाइज़र यूज़ करें, हाथ धो लें, ठीक है, अपना ख्याल खुद करें, ठीक है। मगर हमारे यहाँ ना लोगों ने मजाक बना लिया, अगर आप किसी में मास्क पहन के चले जाओ तो बोलते हैं मास्क भी पहना, मजाक अच्छा, बना इस रहे पे थे। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि माइंड सेट जो लोग हैं बहुत सारी चीज़ों में होते हैं, मैं ना मानूं वाली कहानी जो होती है, तो वो कुछ ईगोज भी आ गए लोगों के, या जब तक मुश्किल का तो ये कहा जाता है ना कि खुद पर नहीं आएगी जब तक कि हम यकीन करना असल ही में बिल्कुल हमने मसला छोड़ ये दिया। कि ना इकोस नहीं है, वो अवेयरनेस की बहुत बड़ी ज़रूरत है। हाँ, जब तक मेरे घर में नहीं होगा ना, हाँ, वही मैं ना, उसको हम पर गलत बोलता मुश्किल नहीं रहूँगा। आएगी, हाँ, हमारे जब तक, आसपास हाँ, नहीं आएगी तो हम यकीन करेंगे वो ही नहीं। यकीन नहीं करेंगे। और हम दुनिया में ना कहीं भी आप जाएंगे ना, लोग ना अपने गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं, जी। जो गवर्नमेंट जो इंस्ट्रक्शन दे रही होती है उसको फॉलो करते हैं। हाँ, हमारे यहाँ ना उसका मजाक बनाया जाता है, जी, हम नहीं लेते, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट के भी मामला बिल्कुल हाँ। डिफरेंट है। तो लोग जो है आप सीरियस ले लें, ये हाँ। हमारा जो दिसंबर और जनवरी ये बहुत खतरनाक है, जी, ठीक है। हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए, बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, बच्चों को बड़ों से दूर रखें, हाँ, थोड़ी सी एहतियात कर लेंगे ना तो सब कुछ सही हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर वही बात है ना कि हम भी कर रहे हैं, जो मजबूरी में निकल रहे हैं, एटलीस्ट उनको वो चीज़ करने दें ताकि जो नौबत पहले आई थी वो अब ना आए। हमारी भी पूरी कोशिश यही है मीडिया के ज़रिए भी कि अवेयरनेस पहुंचाई जाए। अच्छा इमाद साहब, मैं चाहूँगी ब्रेक की जानिब हम जाएं, उसके बाद कुछ फैमिली के बारे में भी आपके पूछेंगे। नाज़रीन देखते रहिए शाम फैज़, अभी वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। जी तो नाज़रीन, हम वापस आ गए हैं ब्रेक से और आप देख रहे हैं शाम फैज़। ब्रेक पे जाने से पहले ज़रा हमने कोविड पे बात की, पॉलिटिक्स पर की, समाजी खदमात पे बात की, लेकिन मैं अब चाहूँगी ज़रा थोड़ी आपकी लाइफ के बारे में बात हो। जिस तरह हमने बचपन पे बात की, आपकी जवानी पे, ज़रा फैमिली के बारे में बताइए और शादी का सिलसिला बताएं कि लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज, नहीं, और ये जो ख़ास तौर पर इतने काम बता रहे हैं तो उसमें किस तरह मैनेज करते हैं, फिर वहाँ पे भी तो कुछ सेट करना पड़ता होगा कि टाइम देना है। हाँ, लव मैरिज तो नहीं है, अरेंज मैरिज है। मेरी वालदा ने क्या कहते हैं देखा, पसंद किया, बहनों ने पसंद किया, और मैंने तो निकाह के बाद देखा था। अच्छा, यानी वालदा की वैसे भी वो साथ में फर्मा बरदारी भी उन्होंने बाकायदा तौर पे की, जिस तरह से लाड उन्होंने उठाया। हाँ, बिल्कुल, उनकी पूरी बात मानी मैंने। जी, और उसके बाद प्रैक्टिकली जब पॉलिटिक्स में था, शादी हुई तो वो फिर उनको भी अंदाज़ा था जी, कि कभी ज़्यादा नाराज़गी होती थी तो बुलवा लेता था मैं कि आके अच्छा। बैठ जाएं, तो वो देख लेती थी कि काम की नौयत क्या है। कि 2-2 घंटे इंतज़ार करना पड़ रहा है मिलने के लिए, 10 मिनट मिलने के लिए। पता लग गया, फिर वो आदत हो जाती है, रहते। फिर मेरी बेटी भी बड़ी बेटी इनाया, उसके बाद फिर वो बच्चों में लग गई, और फिर थोड़े से बीच में कभी ऐसे हालात अप एंड डाउन हो जाते थे, तो फिर एक हफ्ता घर नहीं आता था मैं। अच्छा, ये तो बात हो गई कि किस तरह से आप टाइम मैनेज कर लेते थे, फैमिली को भी बताया पॉलिटिक्स का, लेकिन जहाँ तक मैं अगर जानती हूँ पॉलिटिक्स में जिस वक्त पर आप रहे, हम अगर उसकी बात करें तो कभी ये भी हुआ कि सियासी तौर पे कभी जेल की हवा खाई हो, या ख़ास तौर पे आपके वक्त के अंदर, तो मैं अगर अंडरग्राउंड होने वाला सवाल करूँ, कभी रहे इस तरह से? जेल की हवा तो नहीं खाई, अल्लाह ने बचा के रखा मुझे इस चीज़ से। अच्छा, हाँ, अंडरग्राउंड में हुआ, अच्छा। और 2-3 दफ़ा हुआ, और एक दफ़ा तो पूरा 1 साल। नहीं, उसमें कराची में ही रहे या शहर से बाहर होना पड़ा? मैं क्योंकि एक ऐसे दफ़ा- वक्तों में तो खास बहुत क्लोज फ्रेंड्स हाँ, क्लोज फ्रेंड थे मेरे, बहुत रिश्तेदार करीबी। भाग जाते थे। हाँ, ऐसे दोस्त थे, कराची में ही रहा मैं उनके पास। जी, और इससे अंदाजा करें कि मैं 6 महीने ना मैं कभी कमरे से बाहर नहीं निकला। अच्छा, 6 मंथ्स मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। और जब मैं 6 महीने के बाद कमरे से बाहर आया था, और जब मैंने रोशनी देखी तो मेरी आंखें अजीब सी हो गई थी कि मुझे बहुत, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई दूसरी दुनिया में वापस आ गया हूँ। तो वो डर भी रहता था, एक खौफ रहता था हर वक्त हाँ। हमारे पर कि कब पता नहीं क्या हो जाए हमारे साथ। और फिर जैसे मुझे कभी कभी पता लगता था कि घर वालों को जिस तरह हेरेस्ट किया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया, मेंटली टॉर्चर किया जाता है, मगर इस चीज़ में मेरे फादर ने बड़ा मेरा साथ दिया। अच्छा, मेरे फादर बहुत अच्छे से हैंडल करते थे जो लोगों कि को। अगेंस्ट थे, आपने बताया कि वो हाँ। सियासी तौर पे आपको सपोर्ट नहीं नहीं करते करते, मगर इन मामलात में ना उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया, अच्छा। बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते थे सबको। जो लोग आते थे
और उनको बहुत अच्छे से हैंडल करते थे। और लास्ट एक दफ़ा मेरे फादर ने कहा था कि ज़्यादा दिन नहीं है, एक टाइम आएगा कि तुम मेरे बेटे के साथ बैठोगे। और आप यकीन करें कि वो टाइम आया कि वो मेरे साथ इसी घर में बैठ के चाय पिया था उन्होंने। अल्लाह मियाँ टाइम लाता है। बहुत अच्छा। इसी में मैं तो ये चाहूँगी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ज़िंदगी से भी रिलेट करते हैं और हमारे प्रोग्राम में भी, ताकि लोग भी जो सुनने वाले हैं उनको भी पता चले। अगर मैं आपसे रैपिड फायर तो नहीं, कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस करूँ और उसके अंदर ये ज़िंदगी क्या है आपके ख्याल में, आप क्या कहेंगे 2 लफ्ज़ों में से? ज़िंदगी जो है ना, हमें ना दूसरों के लिए वक्त कर देनी चाहिए। अच्छा, खुशी मिल जाए तो उसको नहीं, खुशी के बाद आपने सिर्फ एक वर्ड यूज़ करना है, खुशी के बाद। अच्छा देखें, फंस गई है। मैं तो रैपिड फायर की तरह भी जा रही थी कुछ होते, लेकिन फिर वही बात आ गई कि आपने पॉलिटिक्स पे और सोशल वर्क पे बात कर ली। इस वक्त मुझे ये देखना था कि इस चीज़ के अंदर भी हिस्सा ले सकते हैं या नहीं। इन्होंने प्रूव कर दिया कि जो इनका काम है वही इनका पैशन है। अच्छा इमाद साहब, मैं अगर अपने प्रोग्राम के लिए, हमारे चैनल के लिए कोई मैसेज लेना चाहूँ तो क्या मैसेज देंगे? आपके वीडियोज़ वगैरह मैं देखते रहता हूँ आपके प्रोग्राम्स की जी, और आपके प्रोग्राम से जो पॉजिटिव मैसेज दिया जा रहा है सोसाइटी को, अगर इसी तरह आप जिस तरह प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर इसी तरह और लोग भी करें तो हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सुधार आ जाएगा। और ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है। हमारे लोगों को अवेयरनेस नहीं किसी चीज़ के बारे में। तो जो काम आप लोग कर रहे हैं वो काबिल तहसीन है और एक टाइम लगेगा मगर फ़र्क ज़रूर आएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अगर मैं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करूं कि जैसे एनजीओज़ काम कर रही हैं, उसके लिए क्या मैसेज देंगे उन्हें कि एनजीओज़ को किस तरह से सपोर्ट सबको मिलकर करना चाहिए? हमारे यहाँ सिस्टम नहीं बना हुआ। आप यूरोप अमेरिका में जाए ना, वहाँ पे जो एनजीओ रजिस्टर्ड होती हैं उनको उनका डोमेन दिया जाता है। हाँ। उनको कैटेगराइज किया जाता है कि आपने इस पे काम करना होता है। वो उस पर अपना टास्क पूरा करते हैं और जो नहीं कर पाते वो फारिग हो जाते हैं। हाँ। मैं भी खाना बांट रहा हूँ या एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ, दूसरे भी खाना बांट रहे हैं, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। होना ही चाहिए कि पहले भी 1 साल पहले प्रपोजल बना के मैंने दिया था कि जो एजुकेशन पे काम करना चाहती हैं उनके डोमेन्स बनाए जाए, उनको उनका टास्क दिया जाए, उनको बताया जाए कि लिटरेसी रेशो कितना है पाकिस्तान के अंदर, हम उस पर काम करें। तो वो डब्बे में डाल दिया गया। तो कोई उसका कोई वो नहीं है। मगर जब तक हम इसी तरह काम करते रहेंगे कोई फ़र्क नहीं आएगा। सिस्टम बनाना पड़ेगा। जब तक सिस्टम नहीं बनेगा कुछ नहीं होगा यहाँ पे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच इमाद साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला और मैं तो अपनी पूरी टीम की तरफ से खराज तहसीन के साथ साथ आपको विश यू ऑल दी बेस्ट भी कहूँगी जो आप इस वक्त काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच इमाद साहब। और यकीनन हमारे नाजरीन ने भी आज का प्रोग्राम बहुत एंजॉय किया होगा। मेरी और मेरी टीम की तरफ से ये आपके लिए है। एक और तोहफा मेरी और मेरी टीम की तरफ से आपके लिए है और वो यकीनी तौर पर आपके लिए सरप्राइज़ भी होगा और हमारे प्रोग्राम की और पूरी टीम की तरफ से आपको हमारी याद भी दिलाता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। ये एक और तोहफा है मेरी और मेरी टीम की तरफ से आपके लिए। नाज़रीन, यकीनन हमेशा की तरह आपको हमारा प्रोग्राम आज का भी शाम फैज़ बहुत पसंद आया होगा। अपनी मेज़बान नाज़िया अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।